Hello, dear learners. Welcome to Gur Academy. I am Gurjeet Kaur, and today's topic is Delhi Sultanate. दिल्ली सल्तनत मध्यकालीन भारत का एक महत्वपूर्ण सल्तनत पीरियड था जिसमें अलग अलग डायनेस्टी के द्वारा रूल किया गया। उन डायनेस्टी में सबसे पहले हम स्लेव और ममलूक डायनेस्टी को पढ़ेंगे। ममलूक डायनेस्टी इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ममलूक शब्द का अर्थ है अपनाया हुआ। जैसे हम किसी बच्चे को गोद लेते हैं, वैसे ही उस समय के मुसलमानों के द्वारा अपने दासों को इतना हायर डेजिग्नेशन दे दिया गया कि वो बाद में किंग्स बन गए। या मैंने लिखा है स्लेव। स्लेव का मतलब है दास, खरीदा हुआ दास। उस समय मुसलमानों की खास क्वालिटी थी कि उनके द्वारा अगर खरीदा हुआ दास बहुत कैपेबल होता था तो उसको अपने बेटों को छोड़कर नेक्स्ट सुल्तान बना दिया जाता था। अगर शासक नहीं बनाते थे तो उस समय के अमीर उस कैपेबल ह्यूमन बीइंग को, उस कैपेबल स्लेव को किंग बना देते थे। तो स्लेव डायनेस्टी के शुरुआत में सबसे पहले हम किंग पढ़ेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक, जिसका शासनकाल 1206 से लेकर 1210 तक है। कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ाने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी मोहम्मद गौरी की ज़रूर देना चाहूँगी, क्योंकि मोहम्मद गौरी ने बहुत सारे हमले किए। उसका हमारे शासन प्रबंध में कोई ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, पर ये कुतुबुद्दीन ऐबक उस मोहम्मद गौरी का खरीदा हुआ दास था। स्टूडेंट्स, आपने जब बैटल्स की थी मोहम्मद गौरी की, तो सबसे मेन इंपॉर्टेंट बैटल ट्राइन की बैटल आपने पढ़ी थी। ट्राइन की पहली और ट्राइन की दूसरी बैटल। पहली बैटल अगेन पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच में हुई। दूसरी बैटल भी हुई। पहली बैटल में मोहम्मद गौरी हारा और दूसरी बैटल में मोहम्मद गौरी जीत गया। तो जीतने का कारण ये दास ही थे, जिसमें कुतुबुद्दीन ऐबक का महत्वपूर्ण रोल था। पहली बैटल के दौरान कहते हैं कि मोहम्मद गौरी बुरी तरह जख्मी हो गया। अगर उसके दास कुतुबुद्दीन ऐबक या इख्तियारुद्दीन खलजी उसको वहाँ बैटल फील्ड से उठाकर नहीं लेके जाते तो शायद इतिहास कुछ और होता। तो कुतुबुद्दीन ऐबक का इस समय बहुत महत्वपूर्ण रोल था। मोहम्मद गौरी की कहते कि 1205 में जो है यहाँ से गया और उसके बाद जो है खोखरों ने उसके ऊपर हमला किया, जिसके दौरान जो है उसकी डेथ हो गई। और यहाँ पर भारत में वो अपना सूबेदार या गवर्नर छोड़ के गया था कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गौरी का अपना कोई बेटा नहीं था, तो अमीरों ने मिलकर जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को नेक्स्ट शासक घोषित कर दिया। तो ये स्लेव डायनेस्टी का सबसे पहला किंग था। अच्छा, स्लेव डायनेस्टी कहने का इसका एक और कारण भी है, क्योंकि इसके जितने भी सुल्तान हुए हैं वो सभी के सभी दास थे। तो सबसे पहले ही फाउंडेड द स्लेव डायनेस्टी एज मोस्ट ऑफ द रूलर्स ऑफ दिस डायनेस्टी वर स्लेव्स और चिल्ड्रन ऑफ स्लेव्स। अब कुतुबुद्दीन ऐबक गद्दी पर तो बैठ गया, पर उसके बहुत सारे मुश्किलें भी हैं उसके पास। तो उसमें पहला नाम हम लेंगे ताजुद्दीन यलदौज का, जो कि गजनी के रूलर थे। और इनका मानना था कि भारत के ऊपर मोहम्मद गौरी के बाद भारत का ताजुद्दीन यलदौज का राज होना चाहिए। एंड ये जो है कुतुबुद्दीन ऐबक को इनके साथ जो है सबसे पहले सॉर्ट ऑफ लड़ाई करनी पड़ी। तो इन्होंने इस चीज़ को देखते हुए गजनी को भारत में मिलाने का विचार छोड़ दिया। देन उसके बाद एक और पर्सन जो है जो कुतुबुद्दीन ऐबक के विरोधी थे, वो थे सिंध के गवर्नर नसरुद्दीन कबाचा। तो उनके साथ भी इन्होंने कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट नहीं की और फिर उसके बाद इन्होंने कुतुब मीनार और क़वातुल इस्लाम मॉस्क जो है दिल्ली में इस्टेब्लिश करवाई। और इसके अलावा जो है उन्होंने एक और मस्जिद जिसका नाम 2.5 दिन का चौपड़ा अजमेर में इस्टेब्लिश करवाई थी। उसके राज्य दरबार में बहुत हम कहें कि महान विद्वान जैसे कि हसन अन-निज़ामी, मुबारक शाह थे। और इसके अलावा कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श भी हिस्ट्री में कहते हैं, क्योंकि कहते कि जब ये दान करने को आता था तो लाखों ही दान कर देता था। और कहते हैं कि एक बार ये लाहौर में चुगान खेल रहे थे। चुगान मीन्स पोलो, मतलब जैसे हम हॉकी खेलते हैं तो हॉर्सेस के ऊपर खेले जाने वाली गेम है। खेलते हुए इनकी जो है सिर बाहर गिरने से, चोट लगने से इनकी डेथ हो गई 1210 में। फिर उसके बाद थोड़े से समय के लिए इनका बेटा आराम शाह गद्दी पर बैठा 1210 से लेकर 1211 तक। बट ही वॉज नॉट अ वेरी कैपेबल किंग, सो इस कारण अमीरों ने इसको किंग एक्सेप्ट नहीं किया।
अब इस डायनेस्टी में मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग आते हैं जिनका नाम है इल्तुतमिश, जिनका राज्यकाल है 1211 से लेके 1236 तक। इल्तुतमिश अगेन कुतुबुद्दीन ऐबक के खरीदे हुए दास थे और कहते कि एक बैटल में मोहम्मद गौरी इल्तुतमिश से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को बोला कि आप इसको स्लेवरी से मुक्त कर दो। फिर उसके बाद उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी डॉटर की मैरिज जो है वो इल्तुतमिश के साथ की। और अच्छा, इससे पहले मैं आपको ना एक छोटी सी और चीज़ बताना चाहती हूँ अबाउट इल्तुतमिश। इल्तुतमिश कहते कि ये मध्य के रहने वाले थे और जिस परिवार में ये रहते थे बहुत ही वॉज वेरी हैंडसम पर्सन, वन ऑफ थिंग इज़ दैट, और इंटेलिजेंट भी बहुत थे। तो इनके भाइयों को ये चीज़ पसंद नहीं आई तो उनको जाकर जो है बाज़ार में बेच दिया। कहते बेचते बेचते कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसको खरीद लिया। और बाकी आगे की कहानी मैं पहले बता चुकी हूँ कि मोहम्मद गौरी के कहने पर इल्तुतमिश को जो है स्लेवरी से मुक्त किया गया और कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी की शादी इल्तुतमिश के साथ कर दी। फिर उसके बाद जो है इल्तुतमिश को बदायूं का इलाका एज ए गवर्नर के तौर पर सौंपा गया। अब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के पश्चात आराम शाह इतने कैपेबल नहीं थे, इसके कारण अमीरों ने मिलकर इल्तुतमिश को राजगद्दी पर बिठा दिया। तो उसके अगेन दो मेन दुश्मन फिर वही वाले थे जो कुतुबुद्दीन ऐबक के थे, जो हम पहले पढ़ चुके हैं। ताजुद्दीन यलदौज जो कि गजनी के सूबेदार हैं, नसीरुद्दीन कबाचा जो कि सिंध के और मुल्तान के सूबेदार हैं। कहते कि इन दोनों का सामना तो करना ही करना था। इस दौरान उन्होंने 40 टर्किश नोबल्स की जो है सरदारों का संगठन बनाया, जिसको हम इंग्लिश में 40 कहते हैं, तुर्कानी चहलगानी भी कह दिया जाता है, चालीसा भी कह दिया जाता है। तो इसके अलावा जो है अब इन दो दुश्मनों का सामना करने के लिए सबसे पहले जो ताजुद्दीन यलदौज है उनके द्वारा मुल्तान का एरिया जीता गया और वो करीब आने जब शुरू हुए इल्तुतमिश के करीब, तो इल्तुतमिश ने इनके साथ जो है बैटल की और ताजुद्दीन यलदौज को बैटल में हराकर जो है मार डाला। देन नसरुद्दीन कबाचा के साथ इनकी 2-3 बार मुठभेड़ हुई, जिसके दौरान नसरुद्दीन कबाचा ने बोला कि मैं आपको ईयरली टैक्स देता रहूँगा, आप मेरे इलाके के ऊपर हमला ना करो। अब देखो, ईयरली टैक्स इट वाज कॉल्ड ट्रिब्यूट नॉट अ टैक्स, कि जब कोई राजा किसी राजा की अधीन की स्वीकार करता था तो जो उसको टैक्स देना पड़ता था उसको ट्रिब्यूट कहते थे। ठीक है, तो नसरुद्दीन कबाचा 2-3 बार तो बच गए, पर इल्तुतमिश ने देखा कि ये जो है मेरे लिए ज़्यादा बढ़िया नहीं है, क्योंकि ये जब मैं हमला करने जाता हूँ मेरी दीन की स्वीकार कर लेता, फिर ये आज़ाद हो जाता है। तो नसरुद्दीन कबाचा के साथ जो है इनकी बैटल हुई और उस बैटल के दौरान कहते कि नसरुद्दीन कबाचा अपनी जान बचाता हुआ सिंध नदी के पास पहुंचा। सिंध नदी में उस समय पानी बहुत ऊपर चढ़ा हुआ था और उसमें उसने छलांग लगा दी और उसमें डूब के उसकी डेथ हो गई। फिर उसके बाद हम इल्तुतमिश के पीरियड को बहुत अच्छा पीरियड मानते हैं। वाई? तो सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग कि उन्होंने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स को इक्तास में डिवाइडेड किया। इक्ता मीन्स स्मॉल पार्ट ऑफ लैंड। ठीक है, फिर इसके बाद उन्होंने 2 कॉइन्स जारी किए, टंका एंड जीतर। ठीक है, और मिन्हाजुल सिराज जो उसके दरबार में एक महत्वपूर्ण राइटर थे, जिनकी लिखी हुई रचना से हमें उस समय की हिस्ट्री के बारे में जानकारी मिलती है। और इसके अलावा जो है और भी इतिहासकार जैसे कि रूहानी, उसामी भी उनके राज्य दरबार में थे। अच्छा, इल्तुतमिश के टाइम पीरियड की सबसे बढ़िया बात क्या थी कि ही वॉज अ मुस्लिम किंग। मैं जैसे पहले बता चुकी हूँ कि मुस्लिम रूलर्स में ये बढ़िया बात थी कि स्लेव बहुत अच्छे होते थे तो उनको किंग भी बना देते थे, बट वो विमेन को कभी किंग नेक्स्ट अपने उत्तराधिकारी घोषित नहीं करते थे। तो वो इल्तुतमिश ने अपने बेटों में अपनी डेथ से पहले अपनी बेटी रज़िया बेगम को जो है नेक्स्ट सुल्ताना घोषित किया था। तो इल्तुतमिश के जाने के बाद सुल्तानों ने रज़िया बेगम को एक्सेप्ट नहीं किया, तो उसकी जगह पर रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को गद्दी पर बिठा दिया। ठीक है, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को इतना कैपेबल नहीं था और उसकी मदर ने 40 सरदारों में इंटरफेरेंस करनी शुरू कर दी, जिनका नाम शाह तुर्काना था। तो जिसके कारण जो है इल्तुतमिश के इस फैसले को जो है मुसलमानों को एक्सेप्ट करना पड़ा और रज़िया को गद्दी पर बिठा दिया।
जिनका रूलिंग पीरियड 1236 से लेके 1240 तक है। तो रुकनुद्दीन फ़िरोज़ के बाद शी वॉज द नेक्स्ट सुल्ताना, और रज़िया फर्स्ट एंड लास्ट मुस्लिम लेडी रूलर थी ड्यूरिंग मिडिवल पीरियड। शी वॉज एन एबल मिलिट्री जनरल, और कहते हैं कि उनको जो है 1240 में एक विद्रोह के दबाने के कारण दौरान जो है उनको मार दिया गया। नेक्स्ट आते हैं थोड़ी देर के लिए बहराम शाह आए, फिर उसके बाद नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बिठाया गया 1246 से लेकर 1266 तक। अच्छा, इसी दौरान जब मैं बात कर रही हूँ, इल्तुतमिश की डेथ हो चुकी है। देयर इज़ वन पर्सन, हिज नेम वॉज बलबन, वो आ चुका है। वो 40 सरदारों का ही हिस्सा है जो इल्तुतमिश के बाद पॉलिटिक्स शाही दरबार में हुई 1246 से लेके 66 तक। उसमें सबसे महत्वपूर्ण रोल जो है बलबन का था। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद को गद्दी पर बिठाया गया 1246 पे, जो कि इल्तुतमिश के यंगेस्ट सन थे। उन्होंने 20 ईयर्स तक रूल किया। अब देखो मज़ेदार बात सुनने में क्या आती है। इल्तुतमिश की डेथ हुई, रुकनुद्दीन फ़िरोज़ को थोड़ी देर के लिए बिठाया गया, रज़िया बेगम ने 4 साल राज किया, बहराम शाह को 1-2 साल गद्दी पे बिठाया गया। ऐसे करके बहुत सारों को बिठाया गया और उनको फिर मार दिया। तो आप लोग ये सोच रहे होंगे कि वाई नसरुद्दीन महमूद इतने साल कैसे बच गया। तो उसके बचने का कारण ये था कि वो बहुत रिलीजियस माइंडेड पर्सन था। उसने बलबन को अपने प्रधानमंत्री बनाया था और उसको बोला था कि अल्लाह के वास्ते आप ऐसा कुछ मत करना कि जब मैं अपनी आखिरी टाइम में हूँ तो मुझे इस चीज़ के लिए शर्मिंदा होना पड़े कि आपने मेरे नाम पर कुछ गलत किया है। और उसके बारे में एक मज़ेदार, नसीरुद्दीन मोहम्मद के बारे में एक मज़ेदार बात क्या थी कि वो अपने जो भी खर्चा था वो शाही खर्चे से पूरा नहीं करते थे। कहते कुरान की आयतें लिखते थे या मंजियाँ बुनने का काम, उससे जो आमदन होती उससे वो अपना खर्चा चलाते थे। ठीक है, तो 1266 में नसीरुद्दीन मोहम्मद की डेथ हुई और उसके बाद नेक्स्ट रूलर बने गियासुद्दीन बलबन, जिनका रूलिंग पीरियड है 1266 से लेके 1286 तक। तो मैं पहले आपको इल्तुतमिश के बारे में एक बढ़िया सी बात बताई थी, ही लुक्ड वेरी हैंडसम, बट गियासुद्दीन बलबन देखने में उतने सुंदर नहीं थे। जैसे इल्तुतमिश के साथ हुआ कि उनके भाइयों ने मिलकर उसको बेच दिया, यहाँ पर गियासुद्दीन बलबन को मंगोलों ने उसकी फैमिली से अलग किया, फिर उसको आगे बेच दिया। कहते ये दिल्ली की मार्केट में पहुंचा। एक मार्केट होती थी जहाँ पर स्लेव्स को खरीदा और बेचा जाता था, तो इल्तुतमिश वहाँ पर स्लेव्स को खरीदने बेचने के लिए आए थे। तो बलबन को कोई खरीदने के लिए तैयार नहीं था। वाई? क्योंकि वो दिखने में उतना सुंदर नहीं था, बदसूरत था। तो बलबन ने इल्तुतमिश के पैर पकड़ लिए कि अल्लाह के वास्ते आप मुझे खरीद लो। तो इल्तुतमिश ने बोला ठीक है, मैं आपको खरीद लेता हूँ, पर आपने सुबह पानी भरने का काम करना है, उसके बाद आपने अपनी शक्ल नहीं दिखानी है। इस चीज़ को एग्रीड होते हुए गियासुद्दीन बलबन ने ये वर्क करना शुरू किया। देखो हिस्ट्री में हम बहुत सारी चीज़ों को सीखते हैं। ये दिखने में उतना सुंदर नहीं है, एक दास है, बट ही वॉज अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन और उसके दिल में तमन्ना थी कि मैंने आगे और आगे जाना है। कहते कि बदसूरत होने के बावजूद इल्तुतमिश उसे एक बार नकार चुका था, पर उसकी मेहनत को देखते हुए उसने अपने 40 सरदारों में इसको स्थान दिया। और उसके बाद जो है इसने धीरे धीरे, मैं पहले बता चुकी हूँ कि इल्तुतमिश की बाद पॉलिटिक्स में सबसे बड़ा रोल बलबन का था, और 1266 में जब नसीरुद्दीन महमूद की डेथ हुई तो बलबन शासक बने। तो ये एक सुल्तान थे जो कंप्लीट जस्टिस में बिलीव करते थे। उनका दरबार बहुत डिसिप्लिन्ड होता था। उनके दरबारियों की ड्रेस होती थी, ड्रेस कोड होता था, दरबार में कोई हंस नहीं सकता था। He safeguarded his frontiers by constructing many forts and best guards there, और बहुत डिसिप्लिन पर्सन होता है। इसने बहुत महत्वपूर्ण एक पॉलिसी चलाई जिसको ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी कहते हैं। ब्लड एंड आयरन की पॉलिसी क्या है? देखो सीधे शब्दों में बताऊं, अगर आपने मेरे ऊपर वार किया, आपने मेरी बाँह निकाल दी, मेरी आर्म को नुकसान किया, तो मैं भी बदले में आपके साथ वैसा ही करूँगी। मतलब जैसा आप मेरे साथ करोगे वैसा ही आपके साथ किया जाएगा।
तो बलबन ने ऐसी पॉलिसी चलाई। ये पॉलिसी कहाँ पर लागू की? उसने मंगोलों के ऊपर लागू की। सेकेंडली उसने जो है दोआब के जो डाकू थे या जो उसके विरुद्ध विद्रोह करते थे वहाँ उसने इस पॉलिसी को लागू किया। और सेकेंड वन, उसने अपने राज्य दरबार को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया। और पहले मैं बता चुकी हूँ दरबारियों की ड्रेस है और हंसना दरबार में मना है। तो ऐसे करके कहते हैं कि ये भी पीरियड बहुत अच्छा गया सल्तनत पीरियड का। 1286 में जो है बलबन की डेथ हो गई। उसके बाद छोटे छोटे शासक आए, तो धीरे धीरे करके इस डायनेस्टी का, स्लेव डायनेस्टी का, नंबर 1 डायनेस्टी का एंड हो गया और नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू हुई, खलजी डायनेस्टी, जिसका रूलिंग पीरियड जो है 1290 से शुरू होता है। तो उसमें सबसे पहले हम बात करेंगे जलालुद्दीन खलजी की, जिसका टाइम पीरियड, रूलिंग पीरियड 1290 से लेकर 96 तक है। तो जलालुद्दीन खलजी ने स्लेव डायनेस्टी को ख़त्म करके खलजी डायनेस्टी को शुरुआत की। अब इनके बारे में खास बात क्या है? इनकी खास बात ये है कि जब ये सुल्तान बने तो इनकी एज है 70 ईयर्स की। तो 70 ईयर्स की एज काफ़ी ज़्यादा है और उनके द्वारा जो है राज्य प्रबंध को स्थापित किया गया। जो गयासुद्दीन बलबन ने बहुत स्ट्रिक्ट रूल लागू किए थे, इन्होंने वो लागू नहीं किए। इन्होंने अपने अमीरों के साथ फ्रेंडली रिलेशन बनाया, क्योंकि इनका ये मानना था कि एक तो मेरी एज बहुत ज़्यादा है, दूसरा मैंने एक नई डायनेस्टी कायम की है, तो मैं ऐसे करके राज्य अच्छे से नहीं चला सकता हूँ, तो मुझे अमीरों की सहायता की ज़रूरत पड़ेगी। इस चीज़ को देखते हुए उन्होंने राज्य प्रबंध चलाना शुरू किया। अब इस दौरान इस काम में उनकी जो सहायता की उनके भतीजे अलाउद्दीन खलजी ने बहुत सारी मिलिट्री एक्सपेडिशंस जीती। और इसको जीतने के दौरान जलालुद्दीन खलजी के सरदारों ने उसको आगाह करना शुरू कर दिया था कि अलाउद्दीन खलजी आपको मारने की कोशिश करने वाला है। पर जलालुद्दीन खलजी को इसके ऊपर ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि उनको अपने नेफ्यू पर बहुत भरोसा था। कहते कि ऐसे करके ही अलाउद्दीन खलजी ने भारत के साउथ के हिस्से को जीता। उस जीत की खुशी में उसने जलालुद्दीन खलजी को वहाँ पर बुलाया। आई थिंक कावेरी रिवर थी, वहाँ पर ये दोनों चले गए। दोनों ने अपनी आर्मी जो है किनारे पे छोड़ दी। और जब सेंटर में अलाउद्दीन खलजी पहुँचा तो उसने जलालुद्दीन खलजी को जो है उसका सर धड़ से अलग कर दिया। और इस तरह जो है 1296 में जलालुद्दीन खलजी का एंड हो गया। और उसके बाद मिडिवल हिस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट किंग जो है वो आए अलाउद्दीन खलजी 1296 से लेके 1316 तक। अच्छा, इसके बारे में छोटा सी चीज़ आपको बताना चाहूँगी। अलाउद्दीन खलजी का पहला नाम था अली गुरशशब और ही वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट पर्सन। उस समय की एक जनरल हुआ करती थी बोस्ताना और गुलिस्तान, उसको उसने लर्न किया हुआ था, ऑरली लर्न किया हुआ था। और ही वॉज अ वेरी ब्रेव जनरल, स्किल्ड एडमिनिस्ट्रेटर था। तो एक अलाउद्दीन खलजी के बारे में मैं एक चीज़ और बता दूं, वो वर्ल्ड को जीतना चाहता था जस्ट एज लाइक एज अलेक्जेंडर। तो किसी जो है उसको किसी व्यक्ति ने उसको सलाह दी कि आप वर्ल्ड को जीतने के बजाय आप कोशिश करो भारत को जीतो, भारत के साउथ और नॉर्दर्न एरिया को जीतो। तो इसने उसके ऊपर काम करना शुरू कर दिया। तो सबसे पहले उसने गुजरात, रणथंबोर, चित्तौड़, मालवा, मारवाड़, ये नॉर्थ के एरिया को जीता। देवगिरी, वारंगल, मदुराई ये साउथ के एरिया थे। अच्छा, अब इन दोनों के एरिया की जीतने में थोड़ा सा डिफरेंस था। डिफरेंस क्या था? नॉर्दर्न एरिया जब उसने जीते तो उसने प्रॉपर्ली सीधा डायरेक्ट अपना रूलिंग करना शुरू कर दिया। जो साउथ के एरिया जीते वहाँ पर उन्होंने राजाओं को, वहाँ पर जो पहले राजा राज कर रहे थे उन किंग्स को हराया। फिर उसके बाद जब हारे हुए किंग ने अलाउद्दीन खलजी की अधीनगी स्वीकार की और उनको बोला कि ईयरली आपको इतना ट्रिब्यूट हम भेजते रहेंगे, इतने पैसे, इतना धन भेजते रहेंगे, तो नाम अलाउद्दीन खलजी का चलेगा, पर रूल कौन करेगा? रूल वहाँ पर जो है पहले वाले जो हारे हुए सुल्तान है, किंग्स हैं, वो करेंगे। देन सेकेंड थिंग जो उसने बढ़िया एक अच्छी चीज़ की वो थी हुलिया एंड दाग की प्रथा। ठीक है, वो क्या चीज़ होती है? अब उसने एक बड़ी आर्मी बनाई। उस आर्मी में लोग जो हैं सैनिक उसके कंट्रोल में हो और उसको पता हो कि उसकी आर्मी के ही हैं, उसने इस प्रथा को चलाया। तो हुलिया क्या था? सैनिकों की एक खास मार्क को नोट किया जाता था।
दाग यानी उसके जो घोड़े हैं उनके ऊपर एक खास स्टैंपिंग की जाती थी, जिस स्टैंपिंग से ये पता लग जाता था ये अलाउद्दीन खिलजी की आर्मी का ही घोड़ा है। देन उसके बाद जो है उसने अलाउद्दीन खिलजी ने नोबल्स के ऊपर, अमीरों के ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल किया, उनकी शराब पीने पर रोक लगाई। ये चीज़ बलबन ने भी लागू की थी, क्योंकि इन सुल्तानों का मानना था कि जब भी इंसान नशा करता है तो उसके अंदर बुरी प्रवृत्तियाँ बाहर निकलती हैं और ये बुरी प्रवृत्तियाँ किसी भी सुल्तान के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो ही वॉज द फर्स्ट मुस्लिम रूलर हु डिड नॉट टॉलरेट द इंटरफेरेंस ऑफ रिलीजियस लीडर्स। कहते कि उस समय बहुत सारे उलमाओं ने उसको धमकाया कि आप जो है इस्लाम की इंटरफेरेंस को क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, तो ऐसे करके आपका जब एंड होगा तो आपके साथ बहुत सारी पनिशमेंट आपको मिलेंगी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने उत्तर दिया कि ये मेरे साथ होगा, कोई बात नहीं, मैं इसको टॉलरेट कर लूँगा। अच्छा, अलाउद्दीन खिलजी के और सबसे बढ़िया अच्छे रिफॉर्म्स क्या थे? मार्केट रिफॉर्म्स थे। उन्होंने एक छोटी कंघी से लेकर बड़े दास तक खरीदने की जो प्राइसेस है फिक्स्ड कर दिए थे, और उसके लिए उसने शाहाने मंडी को अपॉइंट किया था, जो कि एक एक चीज़ की प्राइस को चेक किया करते थे। तो आप ये देखो कि उस समय कोई कम्युनिकेशन के सोर्सेस नहीं है, पर एक सुल्तान के द्वारा एक सिस्टम को कितने अच्छे ढंग से चलाया है। तो आज हमारे पास कितने कम्युनिकेशन के सोर्सेस हैं, तो हमें ही कहीं कमी है ना, तो हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो ये भी हिस्ट्री में हमें सीखने को चीज़ मिलती है। सो ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट किंग ऑफ हिज टाइम। नेक्स्ट, अलाउद्दीन खिलजी की डायनेस्टी का जो अंत है 1316 में अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, और खिलजी डायनेस्टी 1320 तक चली, जो छोटे छोटे रूलर्स आए, और उसके बाद नेक्स्ट डायनेस्टी शुरू हुई, थर्ड डायनेस्टी, दैट इज अ तुगलक डायनेस्टी। और गियासुद्दीन तुगलक इसके पहले किंग थे, जिनका रूलिंग पीरियड 1320 से लेकर 25 तक था। देखो, हम पहले खिलजी डायनेस्टी पढ़ के हटे, तो उसमें मैंने आपको बताया था कि जलालुद्दीन खिलजी, जिसकी एज बहुत ज़्यादा है, द सेम थिंग इज़ विद गियासुद्दीन तुगलक। तो जब उन्होंने ये डायनेस्टी इस्टेब्लिश की तो उनकी एज भी काफ़ी ज़्यादा थी। इनके द्वारा जो स्कैटर्ड एरियाज़ हैं उनको इकट्ठा किया गया, पीजेंट की कंडीशंस को इम्प्रूव करने की कोशिश की गई। अलाउद्दीन खिलजी ने जो हाफ टैक्स लेना शुरू किया था उसको उन्होंने बंद करवा दिया था। अच्छा, अब मैं पहले आपको बता के हटी थी कि जलालुद्दीन खिलजी ने बहुत सोची समझी चाल से अपने अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी अपने चाचा को बहुत सोची समझी चाल से मारा था। तो सेम थिंग यहाँ पे रिपीट हुई है, पर यहाँ पर हमारे पास कोई प्रूफ नहीं है कि गियासुद्दीन तुगलक को मारा गया था। तो कहते हैं कि गियासुद्दीन तुगलक का बेटा, जो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, मोहम्मद बिन तुगलक, जिसका रूलिंग पीरियड इनके बाद 1325 से 1501 तक था। कहते कि मोहम्मद बिन तुगलक ने साउथ के एक एरिया को जीता था, जिनका मोहम्मद बिन तुगलक का पहला नाम जूना खान था। तो उन्होंने उस जीत की खुशी में अपने फादर को वहाँ पर बुलाया। कहते हैं कि लकड़ की झोंपड़ी थी, जिसमें गियासुद्दीन तुगलक शायद अकेले थे। आसपास उसके हाथियों का एक झुंड घुमाया गया। तो आप सोच सकते हो कि हाथियों की पैरों की थाप कितनी होती है। तो लकड़ी का बना हुआ वो झोंपड़ी जो है, हट जो है, वो टूट गई, जिसके नीचे दबकर गियासुद्दीन तुगलक की डेथ हो गई। हम हमें इसका कोई ज़्यादा प्रूफ नहीं मिलता है, तो हम इसको सोची समझी चाल नहीं कह सकते। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट किंग मोहम्मद बिन तुगलक 1325 to 51। अब गियासुद्दीन तुगलक के बाद जूना खान, जो मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से गद्दी पर बैठे, और उलेमास ने उनका बहुत ज़्यादा विरोध किया। अच्छा, इनके बारे में बहुत सारी चीज़ें हैं। ही वॉज वेरी एजुकेटेड पर्सन एट द टाइम, बट इनकी प्रॉब्लम क्या थी कि ये प्लानिंग बहुत अच्छी करते थे, पर जब उसको एग्जीक्यूट करने का टाइम आता था तब वो उसको अच्छे से नहीं कर पाते थे। अब ये मैं पहले बता के हटी हूँ, अलाउद्दीन खिलजी कहते हैं मैंने वर्ल्ड को जीतना है, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक क्या कहते हैं कि मैंने जो दिखती दुनिया है उसको तो जीतना ही जीतना है, जो दिखती नहीं है, मतलब जैसे हम जिन की बात करते हैं, भूत प्रेतों की बात करते हैं, परियों की बात, मैंने वो भी दुनिया जीतनी है। तो इसके लिए उन्होंने जो है, देखो वर्क क्या किया है इन्होंने,
अपनी जो बॉर्डर एरिया थे उन बॉर्डर एरिया में इन्होंने अपने सैनिकों को, जो चेकिंग ऑफिसर से, उनको बोला हुआ था कि आपने जब वो देश में कोई एंटर करता है बाहर से तो उससे पूछना है कि उसमें ख़ास क्वालिटी क्या है। अगर उसमें कुछ ख़ास क्वालिटी है तो आप वो मेरे पास लेके आओगे। बदले में उस ऑफिसर को इनाम दिया जाता था। तो इसी तरह भारत में इब्न बतूता आए थे, जिनके द्वारा जो है उनके टाइम पीरियड की बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है। तो एक तो ये चीज़ हो गई कि वो बहुत एजुकेटेड थे, ऐसे करके अपना प्रचार करना चाहते थे। सेकेंडली, थर्ड बात जो है, वो शुरू में कट्टर मुसलमान नहीं थे और वो अपने रिश्तेदारों को साइड भी करना चाहते थे। उन्होंने हिंदुओं को बहुत सारे और जो कैटेगरीज हैं, जैनीज़ हैं, उनको हाई डेजिग्नेशन दिए थे। तो इस समय का एक इतिहासकार आते हैं, बर्नी, जिसको हम एक स्ट्रॉन्ग मुस्लिम राइटर के रूप में जानते हैं, जिन्होंने इस कार्रवाई का, मोहम्मद बिन तुगलक की इस कार्रवाई का विरोध किया था। तो अब इनकी योजनाएं पढ़ते हैं। योजनाओं में सबसे पहले इसने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी चेंज की। अब आप सोचते होंगे कि इसको क्या पड़ी थी भाई, दिल्ली से देवगिरी जो कि भारत के साउथ में है, कितने किलोमीटर दूर है। इन्होंने अपनी राजधानी चेंज की। चेंज करने का कारण क्या है कि उस समय पंजाब से मंगोल हमलावर आते थे, हमला करते थे और हमेशा नुकसान की डर लगा रहता था। देखो, एक बात तो हम जानते हैं कि किसी देश की कैपिटल के ऊपर किसी दुश्मन की सेना का कंट्रोल हो जाता है, इट मीन्स होल कंट्री जो है वो दुश्मन की हो जाती है। इस चीज़ का डर मोहम्मद बिन तुगलक के मन में भी था। तो उसने सोचा कि राजधानी दूर बना लेता हूँ भाई, इस तरह मंगोल जो है भारत में एंटर नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ में सबसे बहुत अच्छी प्लानिंग की उसने। सराएं बनाई, पेड़ उगाए रास्ते में और खाने पीने का अरेंजमेंट किया। पर सबसे बड़ी बात कि आप और अपने मंत्री को नहीं लेके गया, हम प्रजा को भी लेके गया। तो प्रजा जो इतने किलोमीटर्स, देखो कम्युनिकेशन को कोई सोर्सेस नहीं है, बैलगाड़ी है, ये सब चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों के कारण जो है लोग दुखी हो गए। जब ये 1325 से लेकर 27 तक वहाँ देवगिरी में रहा तो उसको लगने लगा साउथ में तो इतना फर्टाइल लैंड नहीं है, उतनी फैसिलिटी नहीं है। तो उसको अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर इसने अपनी जब प्रजा को बोला कि चलो भाई वापस चलते हैं, तो ऐसे करके अपनी प्रजा को वापस लेके आए। लोग इसके विरोधी हो गए। अब खजाना खाली हो गया तो उसको खजाने को भरना कैसे है, दुआब के एरिया पर 50% का टैक्स लगाकर। तो नेचुरली उस समय क्या हुआ कि उस समय अकाल पड़ गया। अकाल पड़ने के कारण क्या हुआ कि किसान जो है टैक्स दे नहीं पाए और वो जंगलों में भाग गए। तो लास्ट में उसको ये योजना भी वापस लेनी पड़ी। फिर उसके बाद उसने अपनी करेंसी जो है वो थोड़ी चेंज की। चेंज कैसे की, क्योंकि उस समय बंगाल इसके हाथ से निकल चुका था। सिल्वर चांदी इसके पास पूरी मात्रा में नहीं थी, सोना खजाना वैसे ही खाली हो चुका था। तो इसने तांबे के सिक्के चला दिया। यहाँ पर देखो, आप सोचते होंगे ठीक है तांबे के सिक्के चला दिए, इसमें क्या बुरा किया। बुरा क्या किया कि उसने कोई खास मार्क नहीं रखा जिससे निशानी लग सके कि ये ओरिजिनल कॉइन है और ये फेक कॉइन है। लोगों ने क्या किया, घर में ही तांबे के बर्तनों को करके, कॉपर के बर्तनों को प्लेन करके कॉइन्स बनाने शुरू कर दिए। ऐसे करके जो विदेशी व्यापार है वो पूरा ठप हो गया। और फिर इसको अपनी गलती का एहसास हुआ। गलती के एहसास होने पर इसने, कहते हैं कि उन तांबे के सिक्कों के बदले में अपने जो सोने के सिक्के हैं वापस दिए। तो ऐसे करके उसकी इन सब योजनाओं के कारण जो है बहुत सारा नुकसान हुआ उस टाइम पीरियड का। मोहम्मद बिन तुगलक ही कहते कि 1351 में डेथ हो गई। फिर उसके बाद जो है उसका कज़न ब्रदर फिरोज शाह तुगलक 1351 से लेके 88 तक बैठा। अच्छा, फिरोज शाह तुगलक की एक खास बात, फिरोज शाह तुगलक जो है उसको दास खरीदने का बहुत शौक था। उसका कारण क्या था, जब वो गद्दी पर बैठा तो बहुत सारे उसके खास रिश्तेदारों ने, इवन उसकी सिस्टर ने उसको मरवाने की कोशिश की। तो उसका भरोसा उठ गया। तो उसने सोचा कि मैं अपने दास खरीदता हूँ जो मेरे प्रति वफादार रहेंगे। तो इसलिए उसने 1,20,000 के करीब दासों को जो है खरीदा था। ठीक है, ये उसकी खास बात है जो उसके लिए काफ़ी नुकसानदायक साबित हुई बात है।
अब जब ये सुल्तान बना, ये स्टॉन्च मुसलमान था, इसने उलेमास को खुश करने की जो है पूरी कोशिश की, और जो मोहम्मद बिन तुगलक के रिफॉर्म से लोग दुखी हो गए थे वो उनको जो है उसने दूर करने की कोशिश की। लैंड रेवेन्यू उसने रिड्यूस कर दिया और न्यू कॉइन्स स्मॉलर डेनोमिनेशन के उसने इंट्रोड्यूस किए, और इसके अलावा जो है उसने गार्डन्स 1200 बनाए और कुछ नई सिटीज़ फाउंड की, जैसे कि हिसार, जौनपुर, फिरोज़ाबाद, फिरोजपुर। इसके अलावा जो है ही गॉट संस्कृत टेक्स्ट ट्रांसलेटेड इनटू द पर्शियंस। तो फिरोज शाह तुगलक की मैंने बताया दास खरीदे हुए थे, तो उनको कुछ को पढ़ाने की कोशिश की, जो नहीं पढ़ना चाहते थे तो उनके लिए खास जॉब्स को इस्टेब्लिश किया। एट द एंड यही दास जो है उसकी डायनेस्टी के एंड का कारण बना। नेक्स्ट जो किंग आता है वो है नसरुद्दीन तुगलक, जिनका रूलिंग पीरियड है 1388 से 1412 तक। ये जो है लास्ट रूलर थे, और इनके टाइम में तैमूर लंग जो है जिनके द्वारा भारत के ऊपर हमला किया गया, हमला करने के दौरान बहुत सारा धन वो भारत से ले गए। ही ऑल्सो टुक विद हिम मैनी इंडियन आर्टिसंस फॉर डेकोरेटिंग हिज समरकंद। सल्तनत लास्टेड ओनली टू 1412 आफ्टर तैमूर्स इन्वेजन्स, और नसरुद्दीन की डेथ होने के बाद तुगलक डायनेस्टी का एंड हो गया। तो अब तक हम 3 डायनेस्टी पढ़ चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले जो है स्लेव डायनेस्टी, दूसरी हमने खलजी डायनेस्टी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी। तो इसके बीच में एक छोटी सी डायनेस्टी आती है सैयद डायनेस्टी, जिनके द्वारा कोई खास वर्किंग नहीं किया गया। उनका रूलिंग पीरियड 1412 से लेके 1451 तक था। नेक्स्ट आते हैं लोधी डायनेस्टी 1451 से लेके 1526 तक। लोधी कहाँ से आए गए थे? इनको बेसिकली अफगान माना जाता है। तो इनके सबसे पहले रूलर थे बहलोल लोधी, जिनका रूलिंग पीरियड 1451 से लेके 89 तक था। ये एक एबल रूलर थे, बहुत कॉम्पिटेंट जनरल थे, और इन्होंने सुल्तान के जैसे राज्य नहीं किया, एक अमीर के जैसे राज्य किया। और अफगानों में कहते कि एक खास बात थी कि वो सरदार खुद में से एक अपना हेड नियुक्त कर लेते थे। जो हेड जो है अपने आप को हेड नहीं मानता था, उनमें से एक मानता था। वैसे ही बहलोल लोधी ने भी रूल किया। वो कभी अपनी गद्दी पर, राजगद्दी पर नहीं बैठते थे। इसके अलावा उन्होंने दोआब के विद्रोह को दबाया, जौनपुर को जीता, और नंबर ऑफ स्टेट्स जो है उन्होंने जीते थे। रिलीजियस पर्सन थे, और उनका रूल जो है वो पंजाब और से लेके बिहार के सम पार्ट तक जो है एक्सटेंड हुआ। देन बहलोल लोधी के बाद उनका बेटा सिकंदर लोधी गद्दी पर बैठा, जिनका रूलिंग पीरियड 1489 से लेके 1517 तक था। सिकंदर लोधी अब थोड़े से स्ट्रॉन्ग मुसलमान हो चुके हैं, रूलर हो चुके हैं। वो थोड़े मतलब अपने राज्य के प्रति बहुत सिंसियर हो चुके हैं, बहुत जेनरस हैं मुस्लिम और उलेमास के लिए। ही हेल्प द पुअर मुस्लिम्स एंड गेव मनी टू द पुअर विडोज फॉर द मैरिजेस ऑफ द डॉटर्स। सिकंदर लोधी रिलीजियस पॉलिसी जो है हिंदूज के लिए बहुत हार्श है, और उनके द्वारा बहुत सारे मंदिरों को नष्ट किया गया, वहाँ पर मॉस्क इस्टेब्लिश किया गया। इसके अलावा उन्होंने दोबारा हिंदुओं के ऊपर जजिया टैक्स लगाया। जजिया मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, ये मुसलमान रूलर्स के द्वारा हिंदू प्रजा के ऊपर लगाया जाता था। लगाए जाने का कारण क्या है कि हिंदुओं की रक्षा मुस्लिम सिपाही कर रहे हैं, तो बदले में हिंदुओं को मुस्लिम किंग को टैक्स देना पड़ेगा। दैट वाज कॉल्ड जजिया। इसके अलावा इन्होंने आगरा सिटी फाउंड की 1506 और इसको अपनी कैपिटल बनाया एंड शिफ्टेड द सेंटर ऑफ पावर फ्रॉम दिल्ली टू आगरा। नेक्स्ट सिकंदर लोधी के बाद जो है नेक्स्ट रूलर, लास्ट रूलर इब्राहिम लोधी आते हैं, जिनका रूलिंग पीरियड 1517 से लेके 26 तक था। अब ये बहुत स्ट्रॉन्ग मुसलमान हो चुके हैं, और ही वॉज इंटेलिजेंट हैं, एबल हैं, ब्रेव हैं, बट इनमें एक खास कमी क्या थी कि ये जो है ज़्यादातर उस समय नौजवानों की एडवाइस को एक्सेप्ट करते हैं। जो बुज़ुर्ग हो चुके हैं इनको या तो इन्होंने दरबार से निकाल दिया है या उनकी एडवाइस को ज़्यादा एक्सेप्ट नहीं करते थे। तो जैसे ही रिप्लेस ओल्ड एंड सीनियर मिलिट्री ऑफिसर विद यंग एंड ब्रेव ऑफिसर्स टू स्ट्रेंथन हिज मिलिट्री पावर। तो एक बात तो देखो यहाँ हिस्ट्री में सुनने में मानने को भी मिलती है कि जो बुज़ुर्ग होते हैं जिन्होंने सारी लाइफ देखी होती है, उनके पास बहुत सारी एक्सपेरिमेंट्स, बहुत सारी एडवाइजेस होते हैं जो अपने वो एक्सपीरियंस से हमें बता सकते हैं। तो इसने वहाँ पर बुज़ुर्गों को हटा दिया, नौजवानों को रख लिया। इसके अलावा जो है उन्होंने बहुत सारे ओल्ड नोबल्स को हटा दिया।
अब पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी इसके बहुत ज़्यादा विरोधी हो गए और जिसके कारण जो है उन्होंने बाबर को, जो काबुल के रूलर थे, उनको भारत के ऊपर अटैक करने के लिए बुलाया। बाबर ने जो है भारत में 5 हमले किए और लास्ट जो हमला था वो 1526 में हुआ, पानीपत की बैटल हुई, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया और इब्राहिम लोदी इस बैटल फील्ड में मारा गया। तो इस तरह दिल्ली सल्तनत का एंड होता है और नेक्स्ट डायनेस्टी, मुगल डायनेस्टी शुरू हो जाती है। सो लर्नर्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको दिल्ली सल्तनत के बेसिक्स, सुल्तानों के बारे में जानकारी ज़रूर मिली होगी। तो स्टूडेंट्स, आप इसको अच्छे से वॉच करो और मेरे चैनल अगर अच्छा लगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट ज़रूर करो ताकि मुझे पता लग सके कि कहाँ मुझे और चेंजेस करने की ज़रूरत है। अगर बहुत अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना। सो ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।